डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे पर्सनैलिटी का सेकंड पार्ट। जो कि फर्स्ट पार्ट हम इसमें देख चुके हैं। मैंने आपको ये नोट्स प्रोवाइड किए थे और इसके बारे में समझा दिया था, डिटर्मिनेंट, टोपोग्राफी और इसके टाइप्स, है ना, सारा कुछ हम देख चुके थे। तो आज हम इसमें देखेंगे थ्योरीज़ में हम सबसे पहले देखेंगे साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में क्या है कि जो साइको एनालिटिक थ्योरी होती है वो जो होता है सिगमंड फ्राइड ने जो थे 1856 से 1939 में इन्होंने क्या किया था, इसको इनके द्वारा प्रपोज किया गया था, मतलब कि प्रस्तावित किया गया था। ठीक है। तो जो सिगमंड फ्राइड थे वो एक जो ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट थे और जिन्हें जो होता है साइको एनालिटिक थ्योरी का फादर भी कहा जाता है। ठीक है। उन्होंने जो है ये इस पे किस पे फोकस किया था, उन्होंने फोकस ऑन द साइको डायनामिक, जो भी साइको डायनामिक फैक्टर है एज द basis of the motivation and behavior and the define the structure of the personality of an individual। मतलब कि उन्होंने जो मोटिवेशन और बिहेवियर के बेसिस पे, यानी कि उसके आधार पे साइको डायनामिक फैक्टर्स पे फोकस किया था। मीन उस पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया और एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, उसको मीनिंग देने के लिए एक क्या किया था, उन्होंने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। तो जो अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे, तो स्ट्रक्चर क्या है पर्सनैलिटी के, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में जो सिगमंड फ्राइड ने ऑर्गेनाइज की थी उसमें 3 मेजर कंपोनेंट आते हैं, जो कि ईड, ईगो एंड सुपर ईगो है। तो सबसे पहले हम ईड के बारे में देखते हैं। तो जो ईड होता है वो जो बेस्ड होता है उसका प्लेजर प्रिंसिपल पे होता है, यानी कि हमेशा खुशी देना, अपने आप में अपने लिए जो भी खुशी का अगर करना है, तो अगर हमें किसी से खुशी मिलती है तो वो हमें करना ही है। तो उस पर ये बेस्ड होता है, प्लेजर पेस पे। ठीक है। प्लेजर, इसका प्लेजर प्रिंसिपल होता है। तो जो ईड होता है इसमें जो होता है हमारे बायोलॉजिकल बेस ड्राइव पे ये बेस होता है। ठीक है। यानी कि हमारी जो नीड होती है उस पर ये बेस होता है। और जो बिहेवियर जो होता है, द बिहेवियर रन बाय द जो ईड होता है, ये इम्पल्सिव और इरेशनल होता है। इम्पल्सिव और इरेशनल जो ये होता है हमारे बिहेवियर में, अगर हमारा बिहेवियर इम्पल्सिव और इरेशनल है तो उसमें क्या है, इट का काम चल रहा है, इट उसमें क्या कर रहा है, उसको चला रहा है, मतलब। ठीक है। तो जो इड होता है इज़ द ओनली कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि इड एक ऐसा कंपोनेंट है, अकेला ऐसा कंपोनेंट है जो कि जो होता है दैट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, जो कि बर्थ से रहता है, बच्चे के साथ बर्थ से रहता है इड। तभी से ये बचपन से ही ये मतलब बाय बर्थ ही होता है। तो ये इट ओनली वांट्स ग्रेटिफिकेशन, यानी कि जो फुलफिलनेस है, हमारी जो नीड है उस पर वो उसको क्या करता है, एनी कॉस्ट में उसको फुलफिल करना चाहता है। और इट इज़ द सोर्स ऑफ आवर, ये जो सोर्स होती है वो आवर बॉडीली नीड, यानी कि हमारी बॉडी की नीड पे, हमारी जो भी हमें चाहिए उस पर, उसकी हमारी जो डिज़ायर होती है, जो इम्पल्सेस होती हैं, और जो हमारा जो भी मतलब पार्टिकुलरली आवर इसमें जो होता है आवर जो सेक्सुअल और अग्रेसिव डिज़ायर ड्राइव्स होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो होता है इस पे ये बेस्ड होता है। और इसका जो एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें जो होता है इसमें बोला गया कि आई वॉन्ट इट नाउ, मतलब ये मुझे चाहिए और अभी चाहिए, मैं मतलब इसे मुझे अभी, मैं इसको चाहिए, मुझे ये। तो कहने का मतलब क्या है कि द माइंड गाइड बाय द इम्पल्सिव इज जो होता है इम्पेशेंट एंड डज नॉट वांट टू कंप्रोमाइज़, मतलब कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, ना ही उसके किसी भी चीज़ को समझना है। कहने का मतलब है कि जो भी मतलब इस इम्पल्सिव, यानी कि जो ये हमारा जो इम्पल्सिव है उसके द्वारा जो गाइड हमें मिल रही है, गाइडेंस हमारे ब्रेन को, तो वो क्या करता है, जो हमारा माइंड होता है वो इम्पेशेंट हो जाता है, मतलब अधीर हो जाता है और कुछ भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है, समझौता नहीं करना चाहता है, मतलब कि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करना चाहता। जो उसको चाहिए तो चाहिए, मुझे मिलना है तो मुझे चाहिए तो चाहिए, ऐसा टाइप का इसमें बिहेवियर रहता है। और जो ईगो होता है, ईगो का मतलब एक अहंकार जिसे हिंदी में बोलते हैं, वैसे तो ईगो होता है। और इसका ये सुनने में तो लगता है ना कि ईगोइस्टिक हो गया, मतलब गलत लगता है, लेकिन जब इसको आप पढ़ो तो इससे आपको पता चलता है कि रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ठीक है। यानी कि जो रियलिटी जो होती है उस पर ये बेस्ड होता है, वास्तविकता जिसे बोलते हैं, उसके सिद्धांत पर ये आधारित होता है। ठीक है। और जो ये होता है, द पर्सन विथ ईगो पर्सनैलिटी लर्न टू डिले द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड, यानी कि इसकी जो ईगो होता है वो पर्सनैलिटी में क्या लर्न करता है कि हमारा जो नीड होती
होती है उसके लिए डिले भी हो जाए तो उसकी जो फुलफिलनेस है, जो हमारी नीड है उसके फुलफिलनेस को डिले करना सीखता है। यानी कि डिले में भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ये अपने को एक कंट्रोल करने की फीलिंग इसके अंदर होती है, देरी करना सीखता है इसके अंदर। ये उसको देर से भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कंट्रोल करना इसमें ये सीखता है। दे लर्न टू कंट्रोल द इम्पल्सेस, अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना, और अपने जो टेक डिसीजन आफ्टर रियलिटी चेकिंग, और जो भी ये डिसीजन लेता है वो कैसे लेता है, जो चेक करता है आफ्टर चेकिंग द रियलिटी और एनालाइज एवरीथिंग, जो कुछ भी है वहाँ का सिचुएशन जहाँ पर इसे डिसीजन लेना जिसके बारे में, उसके बारे में ये बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करके कोई भी डिसीजन को लेता है। सब कुछ का विश्लेषण जिसे बोलते हैं ना, एनालाइज करना, उसको करने के बाद ही ये कोई डिसीजन लेता है। ठीक है, तो ईगो जो होता है हमारे बैलेंस करता है किसके बीच में, बिटवीन द एक्सटर्नल वर्ड ईड एंड सुपर ईगो। यानी कि जो एक्सटर्नल वर्ड होते हैं, यानी कि जो हमारी बाहरी दुनिया है, ईड है, और सुपर ईगो के बीच में ये बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है, जैसे कि आई नीड टू डू अ लिटिल बिट प्लानिंग बिफोर डूइंग इट। ठीक है, कहने का मतलब है कि मुझे इसे करने से पहले थोड़ी प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी, यानी कि कोई योजना बनाने की नीड है, यानी कि मतलब नीड है या हो सकती है, ऐसा वो सोचेगा जब भी कोई काम करना होगा। ठीक है, मे बी आई एम स्टार्विंग, अगर मतलब कि मुझे भूख लगी है, अगर उसको मतलब स्टार्विंग का मतलब था भूख, अगर उसको भूख लगी है यानी कि वो कह रहा है कि मैं भूखा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, वो आई हैव टू वेट टू स्टार्ट द डिनर, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, डिनर के स्टार्ट होने तक वेट कर सकता है। तो ये इसके अंदर एक मतलब कंट्रोल वाली फीलिंग होती है। अब सुपर ईगो हो गया, सुपर ईगो की जो प्रिंसिपल होता है वो किस पे बेस होता है, परफेक्शन पे। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल का जो बेस होता है यानी कि परफेक्शन पे आधारित होता है, और एक इंडिविजुअल के सोशलाइजेशन यानी कि जो उसका समाजीकरण है में सुपर ईगो का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, से जो सुपर ईगो वाला जो पर्सन होता है अपने मॉरल वैल्यूज़ और के साथ साथ जो होता है, और इस मतलब स्ट्रांगली उसमें वो अटैच रहता है अपने मॉरल से, मतलब अपने नैतिक जो सिद्धांत होते हैं उनसे, वो नैतिक मूल्यों से वो जुड़ा रहता है, और इससे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है। ठीक है, मीन कोई भी वो समझौता नहीं करना चाहता है। ठीक है, और ये जो होता है ये जो इनहेरेंट मिलता है, मतलब ये जो होता है, ये जो मॉरल वैल्यूज़ देर जो भी पर्सनैलिटी में उसको मिलते हैं वो उसके प्राइमरी केयर गिवर से यानी कि उसके पेरेंट्स से मिलते हैं। यानी कि पेरेंट ने जैसे बचपन में उसको शिक्षा दीक्षा दी होती है वो उसकी पर्सनैलिटी में देखने को मिलती है बाद में भी। ठीक है, इट ऑपरेट मॉरल प्रिंसिपल, ये जो होता है मॉरल प्रिंसिपल को ऑपरेट कर, जो इसमें जो ये होता है जो सुपर ईगो होता है ये मॉरल प्रिंसिपल को ऑपरेट करता है और डिफरेंस करता है, मतलब डिफरेंशिएट्स बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। राइट एंड रॉन्ग में, गुड एंड बैड में, ये जो होता है हमें अंतर करना मतलब ये अंतर करता है, उसमें डिफरेंशिएट करता है। और सुपर ईगो डेवलप होता है बिटवीन द एज ऑफ 3 to 6 ईयर। ठीक है, 3 से 6 साल की एज के बीच में ये डेवलप होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यू कांट चीट, मतलब कि ये ऐसा बोलता है कि तुम चीट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है, दिस इज़ नॉट राइट, ये राइट नहीं है और गलत है। और यू कैन नॉट स्टील समवंस प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी गलत, ये तो एक एग्जाम्पल है कि आप किसी की प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते, और या फिर उसको, क्योंकि ये क्या है, अगेंस्ट है लॉ के। तो ये तो एक मतलब ये रियलिटी में है, मतलब कोई भी गलत काम करने से पहले ये इसके अंदर से एक फीलिंग आती है कि ये गलत है, इसको नहीं करना है। तो ये उसमें मतलब उसको ये आता है कि ये सब गलत काम है, इसको नहीं करना है, ये एक तरीके से इसको बैलेंस बनाता है। और सुपर ईगो का क्या काम है, ये सुपर ईगो जो होता है बेस्ड होता है परफेक्शन, ये मैंने आपको भी बताया। अब इसके नोट अगर हम देखें तो नोट इंडिविजुअल हैव ऑल 3 पर्सनैलिटी, तो ये नोट में ये है कि जो ये कोई भी इंडिविजुअल है उसके पास तीनों पर्सनैलिटी होती है, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो, उसकी पर्सनैलिटी में ये तीनों कंपोनेंट होते हैं। तो क्या होता है कि ये डिफरेंट स्टेजेस में, हमारी जो लाइफ की जो 3 स्टेजेस होती हैं उसके डिफरेंट स्टेजेस में ये डेवलप होता है। जिस तरीके की सिचुएशन होती है उसी तरीके का कंपोनेंट उसमें डेवलप होगा। जैसे कि ईगो होता है वो ओनली जो होता है पर्सनैलिटी इन विच द मेंटेन बैलेंस, ईगो का काम होता है केवल कि जो एक्सटर्नल वर्ड ईड और सुपर ईगो है उनके बीच में मेंटेन को बनाए रखना। और इट का क्या काम होता है, इट का काम होता है पर्सनैलिटी, पर्सन की जो पर्सनैलिटी इन विच द पर्सन ओनली वांट्स टू फुलफिल हिज डिज़ायर, मतलब कि उसके डिज़ायर को फुलफिल करना पर्सनैलिटी में जो होता है पर्सनल का काम होता है। ये है इट का, कि किसी की पर्सनैलिटी में जो होता है पर्सनल की जो भी वांट होती है, जो भी उसकी डिज़ायर होती है, जो भी उसकी नीड होती है उसको फुलफिल करना एनी हाउ, किसी भी कीमत पे। ठीक है, एनी हाउ एनी कॉस्ट।
उसके बाद है इन सुपर ईगो। सुपर ईगो में क्या होता है, जो पर्सन होता है स्ट्रिक्टली फॉलो करता है उसके मॉरल और वैल्यूज़ को, ठीक है, यानी कि इसके सिद्धांतवादी टाइप का और काम होता है इसमें। और इट का काम होता है, इट इज़ द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट के लिए बोला गया है कि ये हमारी बॉडी का जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन पर्सनैलिटी होता है, इसका अनकॉन्शियस पार्ट है, जहाँ पे कि और वहीं बोला गया कि ईगो जो होता है वो क्या है, कॉन्शियस और लॉजिकल पार्ट होता है हमारी पर्सनैलिटी का, ठीक है। ये अनकॉन्शियस है पार्ट होता है और ईगो जो होता है वो कॉन्शियस और लॉजिकल पार्ट होता है पर्सनैलिटी का। और जो सुपर ईगो होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड गाइडेंस करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है फॉर मेकिंग जजमेंट। जजमेंट को जैसा हमने आगे की स्लाइड में देखा था कि किसी भी सिचुएशन में जाने से पहले वो उसके लिए जज करता है कि इसमें कैसा रहेगा, क्या रहेगा, तो वो एक गाइड प्रोवाइड करता है, गाइडलाइन कि हमें कैसा डिसीजन लेना चाहिए। कंक्लूजन हो गया। अब इसमें कंक्लूजन देखते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, कि ये जो इड ईगो एंड सुपर ईगो है, ये सभी तीनों क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि जैसा माहौल होता है हम उसी तरीके का हमारे अंदर बिहेव, हमारी पर्सनैलिटी शो होती है। इन ऑर्डर टू क्रिएट नॉर्मल पर्सनैलिटी, तो इसलिए नॉर्मल पर्सनैलिटी को ऑर्डर करने के लिए, यानी कि रखने के लिए, इनमें ज़रूरी है कि इनमें बैलेंस होना, प्रॉपर बैलेंस बना के रखना है इनके रिलेशनशिप पे तीनों के, ठीक है। तो अब डायनामिक और पर्सनैलिटी में क्या होगा कि जो फ्राइड होता है, उन्होंने उनको जो फ्राइड है, फ्राइड का मानना था कि जो भी साइकी एनर्जी है, साइकी एनर्जी इज़ द फोर्स रिक्वायर फॉर मेंटल फंक्शनिंग। हमारी मेंटल फंक्शनिंग के लिए जो साइकिक एनर्जी होती है उसका जो रिक्वायरमेंट होती है, वो उनका मानना था कि इसमें इनका जो है मानसिक कार्य करने के लिए, जो भी मतलब मेंटल फंक्शनिंग के लिए इसका जो है क्या करना है, साइकिक एनर्जी की बहुत ज़्यादा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है। साइकिक एनर्जी जो होती है वो एक मेंटल फंक्शनिंग के लिए, कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा इनका मानना था फ्राइड का, ठीक है। फिर है ओरिजिनेटिंग द इड। जो इड है उसका जो ओरिजिनेट हुआ है वो किस चीज़ के लिए हुआ, इट फुलफिल बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। हमारी जो फिजियोलॉजिकल नीड होती है जिसके बिना हम रह नहीं सकते, उसको फुलफिल करने के लिए इट का ओरिजिनेट हुआ। और जो जब चाइल्ड जैसे जैसे मेच्योर होता है तो इट भी कैसा रहता है, ईगो फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और जो ईगो होता है वो किस फॉर्म में हो जाएगा, सुपर ईगो फॉर्म में। तो ये अकॉर्डिंग टू एज क्या हो सकते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो जो साइकिक एनर्जी होती है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है हमारी पर्सनैलिटी में, जो तीनों कंपोनेंट में हमारे बिहेवियर को रन करने के लिए, ठीक है। तो जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ साइकिक एनर्जी, और जो साइकिक एनर्जी होती है अगर वो ज़्यादा अमाउंट में स्टोर होती है किसी भी एक कंपोनेंट में हमारी पर्सनैलिटी में, तो जो हमारा जो बिहेवियर है उसमें वो शो होगी, ठीक है, वो उससे रिफ्लेक्ट करेगा हमारी पर्सनैलिटी। जैसे कि अगर किसी की जो एनर्जी है, साइकिक एनर्जी है, वो स्टोर हो रही है उनके इट कंपोनेंट में, तो जो पर्सन का जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, इम्पल्सिव होगा, अग्रेसिव होगा। और पर्सन जो होता है वो कैसा हो जाता है, जिद्दी टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अगर जो साइकिक एनर्जी होती है वो जो मोर होती है हमारे ईगो में, मतलब ज़्यादा होती है हमारे ईगो कंपोनेंट में, तो जो पर्सन होता है वो कैसा हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, और जो सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाएगा, और नार्सिसिस्टिक हो जाएगा, यानी कि नार्सिसिस्टिक हो जाएगा वो, ठीक है। मतलब होता है एक संकीर्णतावादी हो सकता है, नार्सिसिस्टिक जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। नार्सिसिस्टिक का मतलब होता है संकीर्णवादी होना, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यदि ईगो कंपोनेंट में साइकिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो जो पर्सन होता है वो रिजिड का मतलब होता है एक तरीके से कठोर, जैसा बोलते हैं ना, कोई उसमें वो नहीं है, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग टाइप का, कठोर जिसे बोलते हैं। और जो भी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाएगा वो, यानी कि ठीक है, यानी कि आत्ममुग्ध, अपने में रहने वाला टाइप का हो जाएगा, ठीक है, और संकीर्ण हो जाएगा इस तरीका। और ह्यूमन पर्सनैलिटी की जो फंक्शन होते हैं 3 लेवल में होते हैं अवेयरनेस के, जिसको कि कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस कहते हैं। यानी कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है उसकी जो अवेयरनेस होती है, यानी कि जो जागरूकता होती है, उसके 3 लेवल होते हैं। वो 3 लेवल कौन से होते हैं, कॉन्शियसनेस होता है, प्री कॉन्शियसनेस होता है, और अनकॉन्शियसनेस होता है। जो कॉन्शियस रेफर टू द जो भी परसेप्शन है, थॉट है, फीलिंग है, इस पे ये रहता है जो कॉन्शियसनेस में पर्सन की जो इमीडिएट अवेयरनेस होती है, यानी कि जो तत्काल हमारी इस समय की जो प्रेजेंट की जो जागरूकता है वो उसमें इन्वॉल्व होती है इमीडिएट, ठीक है, जो कॉन्शियस लेवल होगा। और जो इसमें जो प्रेजेंट में जो भी परसेप्शन होता है, थॉट होता है, फीलिंग होती है, उसको रिफ्लेक्ट करती है हमारी जो हमारी प्रेजेंट की पर्सनैलिटी होती है उसमें ये रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। मतलब हमारी पर्सनैलिटी में ये देखने को मिलती है, कहने का मतलब, ठीक है। उसके बाद हो गया एक, अगर हम बात करें किसकी, अब
डायनामिक हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं स्टेजेस की। तो जो स्टेजेस होते हैं वो उसमें क्या होता है कि जो साइकोसेक्सुअल जो डेवलपमेंट होता है स्टेजेस का, ये बताया है इन स्टेजेस के थ्रू सेगमेंट फ्रायड ने ये स्टेजेस दिए साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की पर्सनैलिटी को समझने के लिए। तो जो सबसे पहली स्टेज होती है ओरल स्टेज होती है, जो कि बर्थ से लेकर 2 ईयर तक की होती है। इसकी जो मेन करेक्टरिस्टिक्स होती है वो होता है टंग का और माउथ का यूज़ करना, किसके लिए, एंजाइटी को लिए और अपने सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बच्चे होते हैं वो सकिंग करते हैं, फीडिंग करते हैं, यानी कि कुछ भी हाथ में दो तो वो मुंह में डाल लेते हैं, तो ये ओरल स्टेज हो गई। तो इसका जो सक्सेसफुल कंप्लीशन होता है वो होता है ओरल ग्रेटिफिकेशन, ये होता है। ठीक है, मतलब इन्होंने जो कंप्लीट किया है उसमें इनका जो सक्सेस हुआ है वो है ओरल ग्रेटिफिकेशन। और जो अनसक्सेसफुल टास्क होता है जो कि अनसक्सेसफुल हो जाता है जब टास्क, तो उसमें क्या होगा कि जो स्मोकिंग और जो बैड जो रिजल्ट आएगा वो स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म, ओबेसिटी, नेल बाइटिंग, यानी कि वो इस तरीके से इसको फुलफिल करेगा कि ये सब चीज़ें इसमें करने को, वो ड्रग एडिक्शन और डिफ़िकल्टी इन ट्रस्ट टू अदर, मतलब दूसरों के साथ वो ट्रस्ट करने में उसको डिफ़िकल्टी होगी, और ये सारी बैड हैबिट उसके अंदर देखने को मिलेगी पर्सनैलिटी में। ठीक है, और एनल स्टेज में क्या होगा, 2 to 3 ईयर्स की एज में ये होती है, तब इसको एनल स्टेज बोलते हैं। इसमें मसल्स कंट्रोल वाला काम होता है, जैसे कि ब्लडर और रेक्टम की मसल्स कंट्रोल करने के लिए बच्चा रेडी रह जाता, मतलब सीखता है इसमें। और टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, और क्या करना सीखता है वो, अपने पल्सेस को डिले करना, यानी कि कंट्रोल रखना सीखता है। जो उसकी ज़रूरत होती है अगर वो डिले भी हो तो थोड़ा बहुत उसमें कंट्रोल करना उसको सीखना स्टार्ट होता है इसमें। और बावल ब्लैडर कंट्रोल इसमें सक्सेसफुल कंप्लीशन होता है। और इसमें जो अनसक्सेसफुल होता है जब ये नहीं होता, जो अनसक्सेसफुल टास्क जब ये नहीं होता है, ये वाला टास्क अनसक्सेसफुल होता है, तो इसमें कॉन्स्टिपेशन और ये वाली प्रॉब्लम आती है, कोई काम ठीक से नहीं होना, और एक साइकी प्रॉब्लम आ जाना बिहेवियर पे, इस तरीके का, जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, फैलिक स्टेज में 3 to 7 ईयर की स्टेज में होती है, इसको बोलते हैं फैलिक स्टेज। इसमें क्या होता है कि लर्न सेक्सुअल आइडेंटिटी एंड अवेयरनेस ऑफ द जेनाइटल एरिया। तो बच्चे को ये पता चल जाता है, इसके बारे में आइडेंटिटी हो जाती है जेनाइटल एरिया के बारे में, और सेक्सुअल मेल एंड फीमेल का थोड़ा आइडिया हो जाता है कि मैं लड़की हूँ, ये लड़का है, इस तरीके का है ना। और जो स्टेज होती है इसमें 2 स्टेजेज होती है इसमें, एक तो होती है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और एक होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होती है उसमें जो फीमेल चाइल्ड होती है वो क्या करती है, अपने ऑपोजिट सेक्स की ओर को अट्रैक्ट होती है, यानी कि अपने फादर से ज़्यादा उसका अटैचमेंट होता है। और उसी तरीके से जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो मेल चाइल्ड होता है वो अट्रैक्ट होता है अपनी मदर से, यानी कि अपनी मदर से वो अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो जो फ्राइड का जो डिस्क्राइब किया है फ्राइड ने, कि जो चाइल्ड होता है, जो ये बच्चे होते हैं मेल फीमेल जो भी चाइल्ड है, वो अपोजिट सेक्स की ओर को क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट होता है अनकॉन्शियसली। वो उनकी डिज़ायर होती कि वो हमारे जो पेरेंट्स हैं हमसे दूर ना हो, उनसे ज़्यादा अटैच होता है। जो इसका सक्सेसफुल कंप्लीशन होता है वो बिकम अवेयर ऑफ सेक्सुअलिटी। और जो अनसक्सेसफुल, अगर ये टास्क कंप्लीट ना हो तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो होमोसेक्सुअलिटी और ट्रांस सेक्सुअलिटी वाली प्रॉब्लम हो जाती है, सेक्सुअल और जो सेक्सुअल आइडेंटिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, और डिफ़िकल्टी हो जाएगी उसको इन सब को समझने में। अच्छा, फिर उसके बाद होती है एक स्टेज और होती है लेटेंसी स्टेज, जो कि 7 to 11 वाली ईयर होती है। इसके बीच की एज में लेटेंसी स्टेज बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि पीयर रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं डेवलप होना। जैसे स्कूल में बच्चा जाता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा उसके फ्रेंड बनते हैं, उनसे घुलता है, मिलता है, खेलता है, तो उसको अच्छा लगता है। और इस स्टेजेस में से सेक्सुअल डेवलपमेंट भी टेम्परेरली साइलेंट रहता है, और उसको पता रहता है टेम्परेरली वो साइलेंट रहता है, लेकिन ये उसके सबकॉन्शियसली ये रहता है, और लेकिन ये साइलेंट रहता है, अंदर ही रहता है उसके। ठीक है, बच्चे के। और यहाँ पे जो सक्सेसफुल कंप्लीशन होता है इसमें, जो लर्न टू सोशलाइज, यानी कि ये एक सोसाइटी में कैसे उठना बैठना, कैसे क्या करना है, ये सब उसको इसमें लर्न करता है वो। और अपने किसके साथ, सिमिलर एज ग्रुप के साथ, अपने साथ ही फ्रेंड्स के साथ वो ये सब सीखता है, सोशलाइज होना। ठीक है, और अगर ये नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन की फीलिंग होती है, यानी कि मोटिवेट नहीं हो पाता अपने स्कूल में, अपने जॉब में, तो ये उसकी मोटिवेशन वाली कमी होती है। ठीक है, और जो जेनाइटल
स्टेज होती है उसमें वो वाली स्टेज जो होती है 11 से 18 ईयर की स्टेज होती है अडल्टहुड वाली स्टेज। इसमें जो होता है सेक्सुअल मेच्योरिटी यानी कि प्यूबर्टी वाली स्टेज होती है ये, और इसमें सेक्सुअल मेच्योरिटी होती है, फीमेल और मेल में थोड़े जो भी चेंजेस होते हैं वो होने स्टार्ट हो जाते हैं, और सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप एंड अपोजिट सेक्स की ओर को अट्रैक्ट होते हैं, और उनके रिलेशनशिप से उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। तो ये वाला इसमें होता है। और सेक्सुअल मेच्योरिटी होती है यानी कि प्यूबर्टी वाली चेंजेस आ जाता है इसमें। और इसमें जो होती है अगर ये टास्क कंप्लीट ना हो तो इसमें क्या होता है कि फ्रिजिडिटी वाली ये प्रॉब्लम होती है इसमें बच्चों में, मतलब कि जैसे कि नॉट इंटरेस्टेड इन सेक्स और नॉट इंजॉइंग सेक्स वाली प्रॉब्लम आ जाती है। और जो भी मतलब प्री मेच्योर एजुकेशन हो जाता है मेल्स में, यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं रहता उनमें जो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें, और अनसेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप हो जाता है। तो इस तरीके की फीलिंग उसमें मतलब ये वाली प्रॉब्लम आने लगती है। उसके बाद है बी थ्योरी है जो वो है साइको सोशल थ्योरी। हमने साइको सेक्सुअल पढ़ा था, अभी हम साइको सोशल डेवलपमेंट देखते हैं। ये है एरिक इरेक्शन ने दी थी 1902 टू 1994 के बीच में ये रही है। ये जर्मन साइको एनालिटिक थे जिन्होंने कि जो भी ये जो सिगमंड फ्राइड का जो वर्क था उसको आगे बढ़ाया है। यानी कि जो सिगमंड फ्राइड ने जो थ्योरी दी थी उसी को इन्होंने आगे बढ़ाई है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। उसके थ्रू इन्होंने क्या किया है कि जो लाइफ स्पान फोकस और सोशल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में, वो इन्होंने एक्सप्लेन किया है, उसको डिस्क्राइब किया है। तो उस मतलब इन्होंने इन्हीं की थ्योरी को आगे बढ़ाया है, ठीक है। और फिर क्या करा इन्होंने उसी के डेवलपमेंट में कुछ और अपना फोकस किया है कि जो भी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जैसे कि सोशल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसमें इन्होंने फोकस किया है, ठीक है। और इन हिज व्यूज़ मतलब कि उनके विचार में क्या होता है कि जो साइको सोशल ग्रोथ होती है जो भी उसकी जो सीरीज़ में जो साइको सोशल जो ग्रोथ होती है वो सीरीज़ में होती है, और ईच स्टेजेस में जो होता है प्रीवियस स्टेज के मतलब कंप्लीट होने पर ही डिपेंड करती है। यानी कि जब प्रीवियस स्टेज कंप्लीट हो जाएगी तभी दूसरी स्टेज उसकी स्टार्ट होगी। तो ये जो होती है साइको जो सीरीज़ में स्टार्ट होती है साइको सोशल ग्रोथ, यानी कि एकदम से नहीं होती, सीरीज़ में होती है। और जो भी स्टेज होती है वो डिपेंड करती है उसके कंप्लीट होने में। तो तभी जो होती जब ये प्रीवियस स्टेज कंप्लीट होगी तभी नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्फेंट है, इन्फेंट वाली जो स्टेज है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो इन्फेंट होता है वो क्या करना सीखता है इन्फेंट स्टेज में, ट्रस्ट करना सीखता है अपने केयर गिवर पे, अपने पेरेंट्स पे, ठीक है। और वो जो द फॉर्मुलेट द ट्रस्ट इन पॉजिटिव आउटकम, अगर उनमें ट्रस्ट की फीलिंग हो रही है, बन रही है, तो वो क्या है एक पॉजिटिव आउटकम है, अच्छा रिजल्ट है। अगर वहीं पे जो डेवलप हो रहा है मिसट्रस्ट, अगर उनको मिसट्रस्ट वाली फीलिंग डेवलप हो रही है तो वो अपने केयर गिवर के लिए तो वो नेगेटिव आउटकम है, मतलब वो एक नेगेटिव रिजल्ट है उनके उस स्टेज का, ठीक है। तो दिस विल लीड टू हैव ट्रस्टिंग इशू। अगर ये वाली नेगेटिव वाली आउटकम होगा तो ये ट्रस्टिंग इश्यूज क्रिएट करता है उनकी थ्रू आउट दी लाइफ में, मतलब पूरी ज़िंदगी में वो एक ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी पे, एंड अफेक्ट हिज पर्सनैलिटी, जिससे कि उनकी जो पर्सनैलिटी के जो स्टेजेज हैं वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो एरिक इरेक्शन है उन्होंने साइकोसेक्सुअल जो डेवलपमेंट है उनको 8 स्टेजेस में वो किया है, बताया है इसमें इन्होंने इसको। तो इनकी जो सबसे पहली स्टेज है वो इन्फेंट ट्रस्ट वर्सेस और मिसट्रस्ट। तो ये बर्थ से लेके जो होती है 18 मंथ वाली स्टेज होती है। इसमें जो वर्च्यू होता है वो होता है होप, ठीक है। तो वर्च्यू जो होता है इसमें होप होता है, इसका मतलब एक जो गुण जिसे बोलते हैं वो जो इसमें जो मेन जो एक गुण जिसे बोलते हैं ना वो जो होता है वो वर्च्यू जो होता है इसमें ये होता है होप होता है, ठीक है। फिर इसका जो टास्क होता है वो क्या होता है कि व्यूअर द वर्ल्ड एज सेफ, यानी कि वो क्या करता है कि दुनिया को सेफ और रिलायबल के रूप में देखता है, यानी कि रिलायबल के रूप में देखता है, और रिलेशनशिप को वो एक नरिशमेंट के रूप में देता है, यानी कि उसको लगता है कि इससे नरिशमेंट मिलता है, मतलब एक अच्छा गुड वे में उसको देखता है। और वो क्या करता है कि उसको देखता है और इस अपने को वो उन पर डिपेंड रखता है, यानी कि वो भरोसा करता है उस पर, उन पर डिपेंडेंसी रहती है, डिपेंडेबल रहता है वो। तो ये वाली इसमें एक उम्मीद रहती है और इसमें एक ट्रस्ट रहता है अपनी दुनिया में, मतलब जो भी वो उसका जो वर्ड
वर्ड होता है, उसकी जो वर्ड्स मतलब सेटिस्फैक्शन रहता है, वो अपने को सेफ समझता है, तो ये वाला इसमें रहता है। तो इसका पॉजिटिव आउटकम होता है कि उसको इसमें सिक्योरिटी की फीलिंग डेवलप होती है। और नेगेटिव आउटकम होता है कि वो किसी पे भी क्या करता है, सस्पिशियस बिहेवियर हो जाएगा उसका, यानी कि किसी पे भी विश्वास नहीं करना, संदेह करना और ट्रबल करना, अपने पर्सनल रिलेशनशिप को बनाने में भी उसको ट्रबल फील होता है। तो और जो दूसरी स्टेज होती है वो होती है टोडलर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, यानी कि 1 to 3 ईयर की होती है, 13 नहीं है सॉरी, 1 to 3 है, ठीक है, बीच में आप एक डैश लगा लीजिए। तो ये टॉडलर की ऑटोनॉमी वर्सेस शेम होती है। ये इसमें जो वर्च्यू होता है वो विल होता है, यानी कि विल का वर्च्यू होगा इसमें, अचीविंग अ सेंस ऑफ कंट्रोल एंड फ्री विल। मतलब कि जो ये जो टॉडलर वाली जो स्टेज होती है, इसमें क्या होता है कि राइट मतलब विल का मतलब होता है कि अपने राइट, ऑटोनॉमी यानी कि अपने राइट, पर्सन के राइट जो होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि वो मतलब अचीव करता है नियंत्रण और फ्रीडम की, उसकी अपनी विल होती है, अपनी राइट होता है, उसका फीलिंग आती है उसके अंदर, ठीक है। और उसका जो इसमें जो पॉजिटिव होता है वो होता है सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंस की उसके अंदर फीलिंग हो जाती है कि वो किसी पर डिपेंड। और जो उसकी जो नेगेटिव आउटकम होता है वो होता है लो सेल्फ स्टीम, यानी कि सेल्फ स्टीम उसकी लो हो जाती है, ठीक है, यानी कि कम आत्मविश्वास रहेगा, दूसरों पे वो जो होता है वो नहीं कर पाता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, डिपेंडेंसी हो जाती है, यानी कि किसी पे जैसे कि ड्रग होगा या पीपल होगा, उनमें डिपेंडेंसी की उसकी हैबिट हो जाएगी, ठीक है। और इसकी जो स्टेजेस है, नेक्स्ट स्टेज है प्री स्कूल इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, या 3 to 6, ये एज वाइज याद कर लीजिएगा। अब आ गई 3 to 6, वो तो 3 तक थी, अब ये 3 to 6 की एज है। इसमें होता है पर्पस, यानी कि कोई ना कोई पर्पस होता है इसका। और इसमें जो टास्क होता है वो बिगिनिंग ऑफ अ कॉन्शियस लर्निंग टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट एंड एंजाइटी, यानी कि कोई भी एंजाइटी है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, उसको कॉन्शियसली मैनेज करना सीखता है, इसमें वो स्टार्ट होता है सीखना इस टास्क में, ठीक है। और ये 6 तक की एज में वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट और एंजाइटी को मैनेज करना है। अब उसकी एज के हिसाब से एंजाइटी होगी कि मम्मी बाहर गई है तो अभी आ जाएगी, तो वो क्या करेगा, उसको थोड़ा वेट करेगा, रुकेगा, तब तक वो इधर उधर अपना माइंड डाइवर्ट करेगा। तो कहने का मतलब है इस तरीके का छोटा मोटा जो होता है वो इसमें सीखता है। फिर पॉजिटिव आउटकम होता है कि बैलेंस बनाता है वो जो भी उसका जो बैलेंस जो भी इसमें होता है उसमें वो क्या करेगा, उसमें बैलेंस, पॉजिटिव आउटकम में वो उसमें बैलेंस बनाना आता है उसको, बिटवीन द स्पॉन्टेनिटी और रेजिस्टेंस, मतलब कि जो भी है उसमें उसको बैलेंस बनाना आना चाहिए, आता है, मतलब सीखता है वो इसमें प्री स्कूल एज में कि मतलब स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है एक सहजता और संयम के बीच में क्या करेगा, वो बैलेंस बनाएगा। और इसका जो नेगेटिव आउटकम होता है वो पॉजिटिव क्या होता है, पैसिव पर्सनैलिटी होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, और गिल्ट होता है। कि मतलब कि जो पैसिव पर्सनैलिटी का मतलब और गिल्ट और स्ट्रॉन्ग फीलिंग का मतलब होता है एक तरीके से निष्क्रिय व्यक्तित्व हो जाता है, मतलब अपराध बोध की फीलिंग उसमें ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। उसका बॉडी जो होती है, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है एकदम डल सी रहेगी, ठीक है। और जो इस और अब नेक्स्ट जो स्टेज है वो है स्कूल एज इंडस्ट्री वर्सेस द इन्फिनिटी, वो ये एज होती है 6 to 12 ईयर की। इसमें जो होता है कॉम्पिटेंस का वर्च्यू रहता है, और इसमें मतलब एक तरीके से एक एबिलिटी जिसे बोलते हैं। और इसमें जो होती है मर्जिंग जो भी कॉन्फिडेंट इन ओन एबिलिटी एंड फील प्लेजर इन अकम्पलिशमेंट, मतलब कि इन ओन एबिलिटी मतलब खुद की क्षमता में जो होता है इमर्ज होना, कॉन्फिडेंस मतलब उभर के आना, मतलब उसका उभरना, और अकम्पलिशमेंट मतलब खुशी महसूस करना, यानी कि क्या करना, अपने मतलब जो भी वो काम करता है अपने ऊपर विश्वास करना, कि उसको कॉन्फिडेंट रहता है कि मैं ये जो भी काम करूँगा मेरे पे अंदर अंदर एबिलिटी है, मैं इसको कर लूँगा। तो उसको ये अपने ऊपर विश्वास करता है और फील करता है प्लेजर, जो भी टास्क को वो कंप्लीट करेगा तो वो क्या करता है उसमें फीलिंग मतलब खुशी महसूस करता है। तो इस एज वाले ग्रुप में ये वाला होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है ये सेंस, पॉजिटिव आउटकम में सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की फीलिंग होगी। और नेगेटिव में क्या होगा, अनमोटिवेटेड वो जो होता है अनरिलेबल होता है, ठीक है। फिर उसके स्टेजेस एंड अप्रोक्स जो भी इसकी जो एज होती है, अप्रॉक्स एज होती है एडोलसेंस आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, यानी कि ये होती है 12 to 18 ईयर की एज होती है। इसमें होती है फ्रिडिलिटी एज होगी, और इसमें फॉर्मुलेट अ सेंस ऑफ सेल्फ बिलोंगिंगनेस, ठीक है। इसमें
ये मैंने आपको 6 to 12 वाली बता दी ना। अब अडोलसेंस आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न वाली जो 12 से 18 साल की होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो वर्च्यू होता है इसका वो होता है फिडिलिटी, मतलब कि डिवोशन और फेथ ट्रस्ट टाइप का, ठीक है। और ये वाला रहता है इसमें, और इसमें फॉर्मुलेट होता है सेंस ऑफ सेल्फ एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है। यानी कि जो टास्क होता है वो क्या रहेगा कि अपने और अपनेपन की फीलिंग इसमें होती है, और कंप्लीट सेंस वाली फीलिंग इसमें होती है पॉजिटिव वाली में। पॉजिटिव आउटकम क्या होगा, फीलिंग आती कि मेरा ये जो सेंस है वो कंप्लीट मतलब कंप्लीट हो चुका है, मतलब फीलिंग कंप्लीट की रहती स्वयं के लिए, अपने लिए। और नेगेटिव फीलिंग होगी कि इसमें रिबेलियस जो होता है, सब्सटेंसेस अब्यूज़, डिफ़िकल्टी, पर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि जो जैसे कि विद्रोह टाइप की होती है, और जो कुछ भी सब्सटेंस अब्यूज़ वो करने लगते हैं, मीन वो कुछ ऐसे जो पर्सनल रिलेशनशिप में भी उनको कठिनाई होने लगती है बनाने में, ठीक है। तो ये वाली इसके अंदर नेगेटिव वाली बात आती है। फिर है नेक्स्ट वाली है यंग अडल्ट इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये होती है 18 to 25 ईयर की एज होती है। इसमें लव का वर्च्यू रहता है, और इसमें क्या होता है कि फॉर्मुलेटिंग अडल्ट, यानी कि ये अडल्ट में फॉर्मुलेट होती है, लविंग रिलेशनशिप रहते हैं, होता है इसका टास्क, और बनाते हैं इसमें, और मीनिंगफुल अटैचमेंट होता है किसी के भी साथ, यानी कि जिसके भी साथ होता है वो उसका कोई ना कोई मतलब होता है, ठीक है। तो वो वाली इसके अंदर रहती है। और इसमें जो होता है फॉर्म क्लोज पर्सनल रिलेशन, इसमें एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं। इसका जो पॉजिटिव आउटकम आता है, और जो नेगेटिव आउटकम आता है वो ये होता है जब ये सब कुछ नहीं हो पाता है, फुलफिल, ये टास्क भी नहीं मिल पाता है, फुलफिल नहीं हो पाता है, तो इमोशनल इमेच्योरिटी आ जाती है उसमें, यानी कि कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, और मैं जो डिनाई करेगा वो नीड टू पर्सनल रिलेशनशिप, अपने जो पर्सनल रिलेशनशिप को बनाने के लिए फिर वो कभी भी रेडी नहीं होता, उसके लिए वो डिनाई करता है। फिर उसके बाद हो गया मिडिल अडल्ट जनरेटिवली वर्सेस जो होता है स्टैग्नेशन 25 ईयर्स टू 45 ईयर्स। इसमें जो होती है वर्च्यू केयर की रहती है, ये टास्क होता है इसका बीइंग क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव, फोकस इज इन द फोकस इज़ ऑन इस्टेब्लिशिंग फैमिली एंड गाइडिंग द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब कि इसके अंदर क्या रहता है कि जो पर्सन होते हैं उसमें क्रिएटिविटी रहती है, प्रोडक्टिविटी का फीलिंग होता है, मतलब टास्क रहता है, क्रिएटिव होते हैं वो लोग, प्रोडक्टिव होते हैं, और फोकस करते हैं वो किस में, अपनी फैमिली को इस्टेब्लिश करने में, और नेक्स्ट जनरेशन के लिए गाइड, ताकि उनको लगता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन उनको गाइडेंस मिले, तो वो इस तरीके से अपनी फैमिली को इस्टेब्लिश करते हैं। और इसका जो पॉजिटिव आउटकम होता है कि उनकी जो वेलबींग होती है वो प्रमोट होती है, ठीक है, दूसरों के सामने, ठीक है, दूसरों की प्रमोट वेलबींग ऑफ अदर्स। तो ये रहता है इसके अंदर मिडिल एज में। तो उसके बाद है मिडिल एज में ये रहता है। और जो नेगेटिव आउटकम होता है इन एबिलिटी टू स्लो कंसर्न फॉर एनीवन, मतलब कि जो किसी के भी जो स्लो कंसर्न होगा उनका, इनएबिलिटी टू स्लो कंसर्न फॉर एनीवन बट द सेल्फ। कहने का मतलब क्या है कि जो नेगेटिव होगा अपने अलावा किसी के लिए भी चिंता दिखाने में वो इनेबल होते हैं, ठीक है। अपनी चिंता तो करते हैं लेकिन अपने अलावा दूसरों के लिए चिंता दिखाने में वो इनेबल होते हैं, ठीक है। तो ये वाला इसके अंदर नेगेटिव वाला आउटकम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने बताया था कि पॉजिटिव वाले में कि दूसरों की भलाई को बढ़ावा देना इनका काम होता है। और फिर नेक्स्ट स्टेज है मैच्योरिटी वर्सेस इंटीग्रिटी। मैच्योरिटी ईगो, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये होती है 45 ईयर से लेके टिल डेथ, मतलब डेथ तक की होती है। तो इसमें जो होता है वर्च्यू जो होता है विजडम रहता है, यानी कि इंटेलिजेंसी से काम होता है, दिमाग से काम लेते हैं, और सोच समझ के काम डिसीजन होता है। तो इसमें क्या होता है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर वंस सेल्फ एंड लाइफ। और इसमें क्या करते हैं अपने लिए और दूसरों की लाइफ के लिए क्या करते हैं वो अपने लिए और अपनी और लाइफ के लिए क्या करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहता है उनके अंदर, और सेटिस्फैक्शन का सेंस रहेगा किसके लिए, लाइफ के लिए, कि मैंने सही से लाइफ जी ली है, जो कुछ भी मिला है वो सही है मिला। तो इस तरीके का उनके अंदर सेटिस्फैक्शन रहता है। और डिफ़िकल्टी रहती है उनको डीलिंग, अपनी एज के साथ डिफ़िकल्टी रहती है डील करने में। अगर ये टास्क फुलफिल नहीं होते हैं तो उनको एज के साथ डीलिंग रहती है, और उनको क्या रहते हैं होपलेस रहते हैं वो लोग, तो ऐसे उनको इशू आते हैं। तो ये तो थे एरिक्सन की स्टेजेस, ठीक है। अब हम देखते हैं साइकोमेट्रिक असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की। तो पर्सनैलिटी को जो कुछ असेसमेंट है उसको टेस्ट करने के लिए, तो इसमें क्या होता है असेसमेंट
मीन होता है कि असिस मीन होता है कि मेजर करना या उसको इवाल्वेट करना, चेक करना, ठीक है, जांचना जिसे बोलते हैं। जो भी मेथड होते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट के वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करते हैं, वो एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं हमारी पर्सनैलिटी को समझने में, ठीक है, उसको समझने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए वो एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, तभी हम उसको समझ पाते हैं, ठीक है। और ये हेल्प फुल होते हैं किसके लिए, टू एम्प्लॉयमेंट एंड सिलेक्शन, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो भी कुछ रोजगार को सिलेक्ट करने में, और या फिर इन पार्टिकुलरली एजुकेशनल प्रोग्राम और कोई भी प्रोग्राम में जो एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है, चूज़ करने में। और इट इज़ ऑल्सो जो हेल्पफुल फॉर द इंडिविजुअल टू असेस हिज और हर ओन पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को खुद से भी असेस करने में ये हेल्प करते हैं, किसी भी गर्ल को या बॉय को या ही और शी, और दैट द ही और शी कैन बेटर अंडरस्टैंड हिम, ये जो होते हैं अपने को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये जो भी हर और जो भी हिमसेल्फ होते हैं, और अदर को भी, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से कैरियर को चूज़ कर सकते हैं वाइजली, और इसमें क्या होता है, इनको जो भी हैप्पीनेस मिलती है लाइफ में वो इसी से मिलती है, जो भी ये टेस्ट करते हैं, तो उससे ये अच्छा कैरियर चूज़ करेंगे तो हैप्पीनेस भी होगी लाइफ में। पर्सनैलिटी जो होती है, ये जो पर्सनैलिटी होती है वो कॉम्प्लेक्स थिंग होता है, एक जटिल होता है, उसको समझना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए क्या होता है कि वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉर्म करेक्ट आइडिया। इसलिए किसी को पर्सनैलिटी को जज करने के लिए कोई करेक्ट आइडिया किसी की पर्सनैलिटी के बारे में नहीं आप बता सकते हैं, नहीं मिल सकता है, जब तक कि कोई उसकी मेथड, मतलब उसको चेक करने के लिए कोई वन मेथड या वन टेक्निक से उसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। इसलिए जो होते हैं नंबर ऑफ प्रोसीजर होते हैं जो कि किसी की प्रॉपर उसको इवॉल्वेट कर सकते हैं किसी की पर्सनैलिटी को, ठीक है। तो ये जो होते हैं कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, उनके बेसिस पे उनको इवॉल्वेट किया जा सकता है, जैसे इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशनल मेथड, पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज और प्रोजेक्टिव टेक्निक और सिचुएशनल टेस्ट। इन्वेंट्री मेथड में क्या होता है कि इसमें फ़ेस टू फेस इंटरव्यू मेथड है पहले, तो इसमें क्या होता है कि फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, यानी कि एक दूसरे के सामने आमने सामने ही होता है ये, और कुछ इसके गोल किसी गोल पे कैरी ऑन होता है। और इसमें जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर होते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या होता है, प्री प्लान क्वेश्चन होते हैं पहले से बनाए हुए, और उसमें जो होते हैं हाईली उसके स्पेसिफिक आंसर भी होते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है ये ओपन वो इंटीग्रेटेड जो इंटरोगेशन होता है, इसमें इंटरोगेशन बाय द वो जो पर्सन होता है वो इंडिविजुअल उसको देता है, अपने ओपन व्यूज़ रखता है, तो वो वाला टेस्ट इसमें अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि प्री डिटरमाइंड होते हैं, मतलब प्री डिटरमाइंड नहीं होते हैं, नॉट प्री डिटरमाइंड होते हैं, मतलब पहले से तैयार नहीं होते हैं। इसमें जो इंटरव्यूअर होता है वो क्या करता है, फ्री आस्क कुछ क्वेश्चन को फ्रीली उनसे पूछता है, और उनको क्या करता है कि वो इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि वो उसमें क्या करें, उन पिक्चर्स को देखें, या जो भी है उसकी जो पिक्चर है वो क्लियर करने के लिए वो उनको कुछ क्वेश्चन पूछता है, मतलब उसके बारे में क्लियर जानने के लिए किसी भी इंडिविजुअल के बारे में। तो उन क्वेश्चन की जब वो आंसर देते हैं तो उससे उसको उनकी पर्सनैलिटी के बारे में आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो जो इंटरव्यू होता है वो हाईली फ्लेक्सिबल टूल होता है, ये भी जो होते हैं वाइडली वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन में यूज़ किया कर सकते हैं। तो जो पर्सन कैन बी ऑब्जर्व विथ बॉडी लैंग्वेज, जो पर्सन होता है उसको किससे ऑब्जर्व किया जाता है, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, यानी कि उसके उठने बैठने का तरीका, उसकी बोल चाल भाषा, उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, तो वो उसके उस इंटरव्यू के साथ साथ ये सब भी देखा जाता है। मतलब क्वेश्चन तो पूछ ही रहे हैं, साथ में उसकी बॉडी लैंग्वेज का भी ऑब्जर्वेशन करते हैं जो एग्जामिनर होते हैं, ठीक है। तो जो मेथड होता है इसमें रिक्वायर होता है, जो भी ये मेथड होते हैं वो एक जो ट्रेंड और कॉम्पिटेंट इंटरव्यूअर होते हैं वो इसको मेथड को जज कर सकते हैं, मतलब वो उन्हीं के लिए ये मेथड बना रहता है, वही इसको देख सकते हैं। रिजल्ट कैन गेट इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ द इंटरव्यूअर, ठीक है। जो रिजल्ट होता है वो उनकी पर्सन जो इंटरव्यूअर होते हैं उनकी पर्सनल क्वालिटी से भी ये जो होता है इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है कंज्यूमिंग, और मतलब ये जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, यहाँ तक ज़्यादा टाइम लेता है, और सम टाइम कॉस्टली भी ये होता है, यानी कि महंगा भी होता है। और जो दूसरा जो मेथड होता है ये ऑब्जर्वेशन मेथड जिसको बोलते हैं, इस मेथड में इंडिविजुअल जो
जो होता है वो ऑब्जर्व इन मेरिस जो वेरियस सिचुएशन, यानी कि जो ऑब्जर्वर होते हैं, यानी कि जो एग्जामिनर होते हैं वो जो होते हैं पर्सन को क्या करते हैं, वो बहुत सारे सिचुएशन में उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे वो पर्सनली उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करेंगे, जैसे वर्क प्लेस पे हो गया, स्कूल पे हो गया, या कहीं पर भी वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। और वो एक ही दिन में नहीं हो पाती है पर्सनैलिटी को उसको मतलब ऑब्जर्व, उनको बहुत दिनों तक का, बहुत मंथ तक का ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, तब जाके कुछ भी कंक्लूजन को वो बनाते हैं। तो इसमें दो मेथड होते हैं ऑब्जर्वेशन में, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें क्या होता है कि विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी डिवाइस, यानी कि ये डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है किसी बिना किसी टूल के, बिना किसी डिवाइस के, ठीक है, बिना किसी डिवाइस के हेल्प के डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं। जबकि जो इनडायरेक्ट मेथड होता है उसमें ऑब्जर्व किया जाता है कुछ डिवाइसेस के थ्रू, जैसे कि टीवी, सीसीटीवी कैमरा हो गया, कुछ फुटेजेस हो गई, कुछ इमेजेस हो गई, उसके थ्रू किया जाएगा, ठीक है, उसको ऑब्जर्व। और उसको अननोन जो उसको पता नहीं होता उसके बारे में, और उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है करके, तो वो होता है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। और जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, ये जो होता है बहुत एक्यूरेट मेथड माना जाता है अगर ऑब्जर्वर क्या है वो वेल ट्रेंड है, और वो बहुत जो भी एक्टिविटी वो करवा रहे हैं उसमें वो काफ़ी वेल ट्रेंड है, तो वही ये जो है डायरेक्ट मेथड ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है माना जाता है, ठीक है। और जो एक डिसएडवांटेज होता है इसका ऑब्जर्वेशन का, कि पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रीजस्ट करके इन द ऑब्जर्वर, यानी कि जो प्रीजर्सिस जो प्रीजर्स है, यानी कि जो भी ऑब्जर्वर है वो कुछ बायस इसमें हो सकता है, यानी कि जो इवॉल्वेशन है उसका ऑब्जर्वर का, वो क्या कर सकता है, कुछ उसको उसके नंबरों पे उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो कुछ अपने तरीके से वो क्या करेगा, उसको इवॉल्वेट कर रहा है, तो वो उसमें कुछ बायस भी कर सकता है। इवॉल्वेट बाय ऑब्जर्वर कैन बी मोर एक्यूरेट इफ द ऑब्जर्वर। अब जो उसको मोर एक्यूरेट ऑब्जर्व करने के लिए उसको क्या करनी पड़ेगी, बिहेवियर ट्रेट की, यानी कि उसके बिहेवियर की कुछ लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्वालिटीज़ की, करेक्टरिस्टिक्स की, और फिर उस लिस्ट में उसको क्या करना पड़ेगा, रेटिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि पर्सनल की जो भी उसकी जो गाइडेंस है तभी मिल पाएगा, मतलब उसकी जो ट्रेट है, उसका जो करेक्टरिस्टिक्स है, उसकी जो लिस्ट बनी है उस लिस्ट पे उसको क्या करना पड़ेगा, रेट देने पड़ेंगे। रेटिंग मतलब होता है कुछ स्कोरिंग करनी पड़ेगी, फिर उस स्केल से उसको मेज़र करना पड़ेगा कि वो उसको क्या उसकी पर्सनैलिटी उभर के आई है। फिर है तीसरा है पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज। तो इसमें कैसे नापेंगे, पर्सनैलिटी को कैसे मेज़र करेंगे, तो इसमें पर्सनैलिटी इंटरव्यूज जो होती है वो प्रिंटेड फॉर्म में होती है। इसमें स्टेटमेंट, क्वेश्चन और कुछ एडजेक्टिव जो होते हैं वो अप्लाई किए जाते हैं ह्यूमन बिहेवियर को चेक करने के लिए। इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो इंडिकेट करता है, जब वो उसके आंसर करता है तो क्या होता है कि वो रिएक्शन देता है उसमें, जब भी ये जो स्टेटमेंट, क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स उसको दिए जाएंगे, कुछ भी एडजेक्टिव, तो वो उसमें क्या करता है, रिएक्ट करता है उसमें। तो जो भी उसका रिएक्शन होता है, जो भी उसका हर एक आइटम के लिए उसका अपना अपना व्यू होगा, तो उसको टेस्ट को क्या करते हैं, स्कोर करते हैं, उसमें नंबर देते हैं और उसको इवाल्युएट करते हैं उन नंबरों को लास्ट में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इस कंपैरिजन जो ये टेस्ट होता है अदर के कंपैरिजन में, ये जो प्रोसीजर होता है ये इन्वेंट्री वाला, वो लेस कंज्यूमिंग होता है, यानी कि एक तो मतलब का टाइम भी कम लेता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, और इजीली इसको क्या किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। जो आइटम होते हैं, जो भी आइटम होते हैं उसको अच्छे से, उसको आराम से दे दिए जाते हैं, या उनको ऑब्जर्व एडमिनिस्ट्रेट कर दिया जाता है, जो भी इंडिविजुअल है। बट इन सम केसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो कैन क्रिएट अ फॉल्स इम्प्रेशन। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो ये जो इंडिविजुअल होते हैं वो इसमें फॉल्स रिएक्शन भी कर सकते हैं अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो उससे क्या होगा कि वो जो अपने बारे में चाहते हैं वैसा ही वो उसमें रिएक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनैलिटी इंटरव्यूज जो इन्वेंट्रीज है, इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये जो होता है एक मोस्ट कॉमनली पर्सनैलिटी टेस्ट है, जिसको कि क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिनेसोटा मल्टीफेसिक और पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ठीक है। इसको MMPI भी बोलते हैं, ठीक है। और ये इसमें जो होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं, यानी कि 550 स्टेटमेंट होते हैं उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स के, यानी कि कुछ पर्सनैलिटी से रिलेटेड होते हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एटीट्यूड, इमोशनल रिएक्शन, फिजिकल और उसकी साइकोलॉजिकल सिम्टम इसमें ऐड किए जाते हैं, उनसे रिलेटेड ये स्टेटमेंट होते हैं। इसमें ट्रू एंड फॉल्स
फॉल्स और कैन नॉट से, इन तरीके से उसको या तो ट्रू और फॉल्स में हाँ ये सही है ये गलत है ऐसा बताना पड़ेगा, या मैं अभी नहीं बता सकता कैन नॉट से, तो ये ऐसा बताना पड़ेगा उसको। बस दो तरीके से आंसर देने होते हैं। तो दो आंसर की जो क्वांटिटी जो आंसर होते हैं उसको क्वांटिटिवली क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। फिर जो पर्सनैलिटी का जो असेसमेंट किया जाता है उसके बेसिस पे जो स्कोर दिया जाता है, तो जितने भी इनमें स्कोर मिलते हैं फिर उससे उसको टोटल करके उसका पर्सनैलिटी को निकाला जाता है कि कैसी इसकी पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर। तो सम एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन यूज इन पर्सनैलिटी इंटरव्यू फॉलोज, तो कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से है पर्सनैलिटी को फॉलो करने के कि डू यू यूजुअली टेक द इनिशिएटिव इन मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, कि मतलब कि क्या आप जो है यूजुअली मतलब हमेशा आप ही जो है इनिशिएटिव लेते हैं कोई भी नए फ्रेंड बनाने में, तो वो बोलेगा यस। अगर वही पहले बनाता तो वो यस बोलेगा, नहीं तो नो बोलेगा। अगर उससे पूछा जाता है डू यू प्रिफर टू वर्क अलोन, क्या आप अकेले काम करना पसंद करते हैं या फिर किसी अदर पीपल के साथ, तो जैसा उसको लगता है वो यस और नो में आंसर देगा। डू यू हैव फ्रीक्वेंट अप्स एंड डाउन इन योर मूड, तो उससे पूछा जाएगा कि आपके मूड में फ्रीक्वेंटली यानी कि अक्सर जो होता है वो अप्स एंड डाउन रहते हैं, उतार चढ़ाव, तो वो जो भी होगा वो बताएगा यस और नो। और डू यू एडजस्ट टू अ न्यू सिचुएशन, क्या न्यू सिचुएशन जब में आप होते हो तो क्या उसमें आप एडजस्ट कर सकते हो, तो वो बताएगा यस और नो में। तो उससे उसका पर्सनैलिटी को अब ये इवॉल्वेटर निकालते हैं, समझते हैं। और उसके बाद हो गया प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है। प्रोजेक्टिव टेक्निक जो होती है बेस्ड होती है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ अनस्ट्रक्चर स्टिमुलाई। तो ये जो प्रोजेक्ट टेक्निक होती है ये अनस्ट्रक्चर जो स्टिमुलाई होती है, यानी कि जिसकी कोई भी अनस्ट्रक्चर होते हैं उन पे ये बेस होती है, किसकी कोई संरचना नहीं होती जिसे कहते हैं, उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, उस पर आधारित होती है ये, ठीक है। जो कि किसी भी पर्सन के मोटिव्स को मतलब उसके उद्देश्य जिसे बोलते हैं एटीट्यूड, यानी कि जो उसका दृष्टिकोण होता है, उसका जो फियर होता है यानी कि भाव और उसकी जो आकांक्षा होती है उसको प्रकट करती है, ठीक है, ये वाली जो टेस्ट होती है। और प्रोजेक्टिव टेस्ट में जो होता है एक पर्सन को एक अनस्ट्रक्चर टास्क जैसे कि पिक्चर हो गया और इन जो भी इंक का धब्बा हो गया, जो कि इंक ब्लॉट का मतलब इंक का धब्बा, या फिर जो भी इनकम्प्लीट सेंटेंस के साथ उसको प्रेजेंट करने को बोला जाता है, मतलब दिया जाता है कोई भी, ठीक है। इनकम्प्लीट टास्क होगा या फिर कोई पिक्चर होगी या फिर कोई इंक ब्लॉट होगी, कोई स्याही का धब्बा जिसे बोलते हैं वो होगा, तो वो उसको दिया जाएगा, तो उसको बोला जाए इनकम्प्लीट है तो उसको पूरा करने को बोलेंगे, पिक्चर हो तो उसको उसके बारे में डिस्क्राइब करने को बोलेंगे। तो इस तरीके से इंडिविजुअल को क्या करेंगे, इंटरप्रिटेट करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, मतलब उसके बारे में बताने के लिए बोलते हैं। तो जो इंडिविजुअल की जो इंटरप्रिटेशन होती है यानी कि जो उसकी बोलने का जो तरीका होता है, उसका डिस्क्रिप्शन का जो तरीका है, कैसा उसका मोड ऑफ रिस्पॉन्स है, और जो उसका पर्सनल मोटिव्स है यानी कि जो उसका व्यक्तिगत उद्देश्य है, इमोशनल डिज़ायर है यानी कि भावनात्मक और इच्छात्मक जैसे भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको वो प्रेजेंट करता है। मतलब वो जो पिक्चर्स देखे थे, जो भी उसको टास्क दिए थे, उसको बताता है वो अपने अंदर की इन सब जो मैंने अभी बोला आपको कि मोड ऑफ परसेप्शन, ये मतलब मोड ऑफ रिस्पॉन्स और पर्सनल मोटिव्स और ये इमोशन जो डिज़ायर्स होती हैं उनके बेसिस पे वो उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो एग्जामिनर होता है उसको पर्सन के जो पर्सनैलिटी के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंड करने में क्या मिलती है, उसको हेल्प मिलती है, ठीक है, वो उससे एबल होता है उसको समझने में, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन जो यूज़ प्रोजेक्टिव जो टेक्निक होते हैं वो होते हैं जो रोसर्च इन ब्लॉक टेस्ट होता है, रोसार्च इन ब्लॉक टेस्ट होता है, और द मैटिक एप्रिशिएशन टेस्ट होता है, एप्रिशिएशन, और जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, और सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है, ठीक है। तो जो ये होता है रोसर्च जो टेस्ट होता है इन ब्लॉक टेस्ट होता है, इसे 1921 में जो होता है जो दरमन रोसर्च द्वारा जो होता है डेवलप किया गया था। इस टेस्ट में जो होता है 10 कार्ड इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें से कि एक को जो होता है मतलब प्रिस्क्राइब ऑर्डर में उसको मतलब क्या किया जाता है, क्रम में, मतलब जैसे प्रिस्क्राइब ऑर्डर का मतलब एक निश्चित क्रम जो होता है, एक सीधे सीरीज में उसको क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, एक बार में पर्सन को दिखाया जाता है मतलब। और इसमें जो होते हैं कुछ इंक ब्लॉट भी होते हैं इसमें
मतलब जो स्याही के धब्बे जिसे बोलते हैं। तो इंडिविजुअल को जो इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो जो कार्ड है उसमें जो कुछ भी उसको देखा है उसने, या जो कुछ भी उसको दिखाया गया है, जो कुछ भी उसने कार्ड में देखने के बाद उसके दिमाग में चल रहा है, जो कुछ भी आ रहा है उसको वो बताए अपने शब्दों में, ठीक है, और उसको वो डिस्क्राइब करे। तो इंडिविजुअल क्या करता है, वो इंडिविजुअल अपने आधार पर क्या करता है, पर्सनल के पर जो भी पर्सन है उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो नेचर है, उसकी जो धारणा बनी है उस पे जो भी उसने डिस्क्राइब किया, उससे इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी जो उभर के आई है, उससे वो जो एग्जामिनर है वो पता कर लेता है कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है उसके आंसर के बेसिस पे। तो ये तो प्रोजेक्टिव टेक्निक है, ठीक है। तो इसमें जो रिसर्च जो हमने अभी देखा था, रिसर्च इन ब्लॉड टेस्ट इसको बोलते हैं, रिसर्च इन ब्लॉड टेस्ट, ठीक है। अब हो गया थेमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट। तो इसमें जो होता है रिसर्च इन ब्लड टेस्ट में मैंने अभी आपको बताया 10 कार्ड होते हैं, जिसमें ये इंक ब्लॉट में होते हैं, और ये जो होते हैं इसमें उनको बोला जाता है कि जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा उसकी तरीके से बताओ जो भी कार्ड में आपने देखा। तो इस तरीके से उनके नेचर और पर्सनैलिटी को देखा जाता है। फिर थेमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट में क्या होता है कि जो इस टेस्ट में जो होता है, ये इन्होंने CD मॉर्गन और हेनरी ए मोरे ने 1935 में इसको डेवलप किया था इस टेस्ट को। और इस टेस्ट में ये सजेस्ट किया जाता है कि मीनिंग विच वी सी इन पिक्चर, की जो भी आपने इस पिक्चर में देखा है, समथिंग इन आवर पास्ट, जो भी आपके मतलब इंडिविजुअल के जो भी पास्ट में हुआ उसकी जो फीलिंग, एटीट्यूड और मोटिव, उसके बेसिस पे उसको वो मीनिंग को देगा उस इस टेस्ट में, ठीक है। तो इस टेस्ट में क्या उसे कुछ पिक्चर्स दिखाई जाएंगी जिसको कि वो उसको बताएगा, और इस अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो उसको डिस्क्राइब करता है ना। तो इन टेस्ट जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो इंडिविजुअल होता है, शोन सम स्ट्रेंज पिक्चर, उसको कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और उसको बोला जाता है कि वो उसमें स्टोरी को बताए हर एक कार्ड की, मतलब जो भी हर एक पिक्चर की। तो जो ये होता है इसमें स्टोरीज में, वो क्या क्या इन्वॉल्व करता है, वो कॉन्फ्लिक्ट इन और अफेक्शन, फियर, कंटेनमेंट, अचीवमेंट, ये सब इन्वॉल्व करके वो स्टोरी बताता है। और जो भी उसके पास्ट का होता है वो इसमें ज़्यादा वो इन्वॉल्व होती है, उसकी जो अंदर होती फीलिंग वो बाहर निकल के आती है। इस तरीके से उसके जो अंडरलाइंग इशू होते हैं उससे रिलेटेड स्टोरी बनती है इंडिविजुअल की, जिससे कि वो एग्जामिनर को समझने में हेल्प हो जाती है कि उसका पर्सनैलिटी किस तरीके की है। और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है कि इसमें कोई भी एक एग्जामिनर जो होता है कोई एक वर्ड देता है उसको, उसमें वर्ड एसोसिएशन में क्या होता है कि जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में जो पर्सन को क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि एग्जामिनर क्या करेगा, एक वर्ड बोलेगा, जो भी वर्ड होगा उसकी एक वो जो वर्ड होगा वो एक सीरीज़ में बोलता है, उसकी एक श्रृंखला होती है, ठीक है, उसमें वो बोलेगा, बताएगा उसको। और जो वो पर्सन होगा, जो इंडिविजुअल होगा जिससे कि पूछा जा रहा है, उसको बिना सोचे समझे उसका फटाफट आंसर देना होता है। यानी कि एक वर्ड एग्जामिनर बोलता है तो दूसरा उसको बोलना होता है, ठीक है। कोई भी सही गलत आंसर नहीं होता है इसमें। पर्सन क्या करता है, बस इतना है कि कोई भी वर्ड होता है उसके माइंड में फटाफट आता है और वो उसको जवाब देता है। जैसे कि एग्जामिनर ने बोला क्लाउड तो उसने बोलना रेन, उसने बोला ब्लू तो उसने बोलना स्काई, मदर तो उसने बोला लव। इस तरीके से मैच करता हुआ वर्ड वो बोलेगा, तो उससे उसकी वर्ड की एसोसिएशन पता चलती है कि कितनी उसकी पकड़ है। तो एग्जामिनर क्या करता है, तो एग्जामिनर द रिकॉर्ड द रिप्लाई, तो जितने भी उसके रिकॉर्ड होते हैं उसको, जो रिप्लाई होते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेता है। और ईच वर्ड इज स्पोकन बाय द सब्जेक्ट, जो भी वर्ड उसने बोले हैं उसमें रिएक्ट, और जो भी उसका रिएक्शन टाइम था और उसको अनविजुअल उसकी स्पीच और बिहेवियर कैसा था वो सब रिकॉर्ड किया जाता है और उस पर उसको जज किया जाता है। फिर है जो भी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, इसमें एक इनकम्प्लीट वो दिया जाता है, उसको इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि इसको वो पूरा करो। तो वो क्या करता है, उसको अपने सेंस से वो पूरा करता है, जो भी उसके दिमाग में आता है, जो भी वो फील करता है उसके हिसाब से वो उसको कंप्लीट करता है। तो उसमें क्या होता है कि इंडिकेट करता है उसकी पर्सनैलिटी, क्योंकि जो भी जिस तरीके का भी वो स्टोरी बताएगा या उस सेंटेंस को पूरा करेगा वो उसके अंदर के व्यूज़ होंगे, तो उससे उसकी पर्सनैलिटी में मतलब रिफ्लेक्ट डालेगा वो, ठीक है। फिर हो गया सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इसको किसी भी लाइफ सिचुएशन में जो सटन रियल लाइफ सिचुएशन होते हैं उसमें टेस्ट किया जाता है। जो सब्जेक्ट होता है उसमें उसको कोई ऐसा सिचुएशन दिया जाता है और सब्जेक्ट क्या करेगा, उसमें परफॉर्म करता है वो एक्टिविटीज़ को। तो उसको परफॉर्म करता है तो वो उसके बिहेवियर को शो करता है उसकी परफॉर्मेंस में, ठीक है, इंडिविजुअल की। तो वो उससे रिस्पेक्ट से बात कर रहा है या कैसे कर रहा है, उस सिचुएशन
सिचुएशन में कैसा कर रहा है वो, उसकी जो एक्टिविटीज़ है, उसका जो टास्क है, उससे वो हेल्प मिल जाता है उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई चाइल्ड है, उसका जो अग्रेसिवनेस है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, यानी कि उसकी एक्टिविटी कैसी है, उसको क्या देंगे, एक खेलने के लिए डॉल दे देते हैं, डॉल दे देंगे और उसको उसको बोलेंगे खेलने के लिए, तो वो क्या करेंगे, फिर उस समय उसको ऑब्जर्व करेंगे कि कितने नंबर ऑफ टाइम वो अग्रेसिव रहा और उसने उस डॉल को कितने नंबर ऑफ टाइम उसको डिस्ट्रॉय किया। तो इस तरीके से वो उसका नेचर में समझ में आ जाएगा अग्रेसिवनेस उसका कितना है। तो ये टेस्ट हो गया। तो अल्टरेशन, अब हम देखते हैं अल्टरेशन इन पर्सनैलिटी ड्यू टू इलनेस। और जो इलनेस की वजह से भी क्या होती है, कुछ पर्सनैलिटी में जो होती है वो उसकी अल्टरेशन हो जाता है, यानी कि डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है कुछ इलनेस की वजह से, जो कि इससे जो पर्सनल की जो फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलप ये होता है, फंक्शनिंग होती है, इसके थ्रू क्या होता है उसकी जो, अब इसमें इम्पेयरमेंट आ जाता है कुछ इलनेस की वजह से। तो ये पर्सन के उसमें क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं उसको, क्या करते हैं, इम्पेयर्ड करते हैं। ये जो भी जितने भी चीज़ें अभी बोली हैं इसको ये क्या करते हैं, इम्पेयर करते हैं, मतलब ख़राब करते हैं उसको, और डिमिनिश करते हैं, यानी कि पहले की कंपैरिजन विथ फियर प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी कि जब उसका पहले का जो था वो अच्छा एक्सपीरियंस था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अब उसको क्या है, वो पहले के एक्सपीरियंस में थोड़े डिमिनिश हो चुके हैं और इम्पेयर हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू इलनेस, ठीक है। तो जो हाउ पीपल बिहेव वाई दे आर इल एंड अफेक्टेड बाई मैनी वेरिएबल, तो जो इस तरीके के पीपल हैं वो कैसा रिएक्ट करते हैं, तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, सोशो इकोनॉमिकल, तो ये जो भी ये एज उनके उसमें इफेक्ट इन्फ्लुएंस करती है, सेक्स, ऑक्यूपेशनल कैसा उनका काम है, सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, रिलीजियस क्या है, ये एथनिस जो भी उनकी एथनिक है, ओरिजिन है, साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, पर्सनैलिटी और मोड ऑफ कोपिंग, ये सब इसमें आता है, ठीक है। तो ये जो होता है उसको अफेक्ट करते हैं मैनी वेरिएबल, जो कि उसकी इलनेस को वो करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो कॉमन बिहेवियर चेंजेस में क्या क्या होता है कि जो ड्यू टू इलनेस, जो इलनेस की वजह से, यानी कि कुछ ऐसे इलनेस हैं जिसकी वजह से ये सारे बिहेवियर होते हैं। कॉमन बिहेवियर में कुछ चेंजेस आते हैं कुछ इलनेस के वाले, जैसे कॉमन मतलब विड्रॉल सिम्टम आएगा, है ना, विड्रॉल बिहेवियर हो जाता है, चेंज इन सेल्फ कॉन्सेप्ट हो जाता है, हाँ, मतलब अपने और अपने लिए उनका कुछ ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते हैं, बॉडी इमेजेस, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करना, अपने में रहना, संकोची तरीके के और डिमांडिंग हो जाते हैं, डिपेंडेंट बिहेवियर उनका हो जाता है, अनकॉन्श और क्या होता है, अनकोऑपरेटिव होते हैं, मतलब किसी से सोशली नहीं रहते हैं, अनकोऑपरेटिव रहते हैं, और ये जो हॉस्टिलिटी की भी फीलिंग होती है, मतलब झगड़ालू प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं, शेम होती है और गिल्ट फीलिंग होती है। तो इस तरीके की भावना इसमें आ सकती है, इलनेस ये होती है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टेक केयर। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपके कोई भी नया टॉपिक आपको चाहिए, किसी पे वीडियो चाहिए या कुछ भी, तो आप कमेंट करिए, और एक लाइक तो, अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा मिला है तो लाइक तो करते हुए जाइए, और नए व्यूवर सब्सक्राइब भी करिए। ओके बाय।